सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग किस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, उसमें सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इस चैप्टर से 5 नंबर या 6 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, या 4 नंबर का। ठीक है, तो वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है कि ये जो चैप्टर है ये 2 वीडियो में कंप्लीट ना हो, 3 वीडियो भी इसके लिए लग सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरी तरीके से इसको समराइज करके आपके लिए नोट्स बना दिया है। ये नोट्स जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो साइंस और मैथ्स के जो वीडियोस हैं या उसके जो पीडीएफ हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल से जो है मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर क्या कर सकते हो, अब इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, और वहां से आपको बाकी सारे इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलते रहेंगे। ठीक है, सो देखो, When India fought the British government in the freedom movements, we adopted democratic values as the basic of our struggle. हमें पता है या आप सबको भी मालूम है कि जो इंडिया है, हमारा इंडिया, वो कई सालों तक जो है ब्रिटेन के अंडर में क्या था, कॉलोनी था, ब्रिटेन का एक तरीके से गुलाम था। हमारे यहाँ पर ब्रिटेन के लोग आकर रूल करते थे। हमारे यहाँ के लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कौन सा काम करेंगे, कौन सा काम नहीं करेंगे, वो ब्रिटिशर्स डिसाइड कर रहे हैं। सोचो, आपका घर है, आपके घर में मैं आकर या कोई दूसरा आदमी आकर आपको बताएगा कि आज ये सब्जी नहीं बनेगी, आज ये कपड़े नहीं पहनोगे, तुम लोग साइकिल से जाओगे, पैदल जाओगे, तुम लोग बाइक से नहीं जाओगे। मतलब आपके घर के ही सारे रिसोर्सेस हैं, आपके घर में बाइक है, आपके घर में कार है, लेकिन उसको सजेस्ट करने के लिए, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, आपको परमिशन देने के लिए कौन है? मैं हूं। तो आपको खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? सेम चीज वहीं हुआ। और हमने क्या किया, फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है हमने फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किया। और हमने जब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में जो फ्रीडम मूवमेंट था वो हमारा बेसिकली एकदम पीसफुली था, मतलब कोई एग्रेशन हमारे पास नहीं था। हम रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिशर से कि हमें इंडिपेंडेंट कर दो, हमें ये लॉ दे दो, हमारे लिए ये फ्रीडम, हमारे लिए ये काम कर दो, हमारे लिए वो काम कर दो। बेसिकली जब कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ उस समय जो है हम क्या करते थे, उस समय जो है ब्रिटेन से हम लोग रिक्वेस्ट मैनर पे जो है इंडिपेंडेंस की बात करते थे। ठीक है, फिर ये इंडिपेंडेंट वाली बात कब हो गई? 1885 से लेके 1905 के बीच में, इस पीरियड में हम क्या कर रहे थे, हम रिक्वेस्ट जो है कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद 905 से लेके 1920 तक जो है इसमें हम लोग एक्सट्रीमिस्ट बन गए। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है? अब हम ब्रिटेन को ये बोलते थे कि बंदूक के बदले बंदूक, अगर तुम हमें बंदूक से मारोगे तो हम भी तुम्हें बंदूक से मारकर आज़ादी लेंगे। ठीक है, इसी समय लाला लाजपत राय हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, लोकमान्य तिलक हुए, इस तरीके से जो है लोग उस समय हुए थे। फिर उसके बाद जब 1920 आया, 1920 के बाद जो है मेन जो है गांधी जी ने पूरे स्ट्रगल को जो है क्या किया था, फ्रीडम मूवमेंट के स्ट्रगल को जो है लीड किया था। तो यही बात हो रही है कि जब हम ब्रिटेन से जो है फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने जो है डेमोक्रेटिक तरीके से जो है फ्रीडम लड़ा था। डेमोक्रेटिक तरीके से मतलब बेसिकली गांधी जी के सिद्धांतों पर कि वायलेंस नहीं करनी है, हमें प्रोटेस्ट करना है, लेकिन प्रोटेस्ट ऐसा होना चाहिए कि किसी को नुकसान ना हो, इस तरीके से हम लोग जो है करते थे। तो 3 अलग अलग फेसेस मैंने आपको बताया। बीच वाला पीरियड ऐसा था जहां पर हम थोड़ा ज्यादा जो है क्या हो गए थे, एग्रेसिव हो गए थे। बाकी हम लोग पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में जो है क्या थे, डेमोक्रेटिक तरीके से इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। We gained independence in 1947 and began preparing the blueprint of the free nation on the foundation of these same democratic principle। और फाइनली हमारे काफी लंबे समय के स्ट्रगल के बाद फाइनली 15 अगस्त 1947 को जो है हम इंडिपेंडेंट हो गए। और इंडिपेंडेंट होने के बाद अब हम फ्यूचर में दोबारा किसी कंट्री के अंडर में कॉलोनी ना बन जाएं, और हमारा कंट्री किस तरीके से रन करेगा, ब्रिटेन जबरदस्ती हम पर जो है डिसीजन को इंपोज करते थे, ऐसा दोबारा ना हो करके हमने क्या किया, हमने जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के तहत जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कही। ठीक है, दिस प्रोसेस वॉज कॉल्ड द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे घर में जो हमारा घर वाला एग्जाम्पल था ना, हमारे घर में मतलब मैं तुम लोगों के घर में मैं आकर तुम लोगों को कंट्रोल करता था, आज ये खाना बनेगा, आज ये नहीं बनेगा। बेसिकली इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आपके घर का पूरा काम जो है 1947 तक मैं ही देखता था, मैं ही कंट्रोल करता था।
लेकिन मैंने क्या किया, 1947 में जो है आपको इंडिपेंडेंट कर दिया, आपका घर छोड़ दिया। यहाँ पर मेरे से मतलब है ब्रिटेन से, ब्रिटेन ने इंडिया को छोड़ दिया 1947 में। अब आप फिर क्या करोगे कि दोबारा से कोई ऐसा आदमी ना आ जाए हमारे घर में जो फिर से हमें कंट्रोल करना चालू कर दे, ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे कि बाहर से आने वाले आदमी को हम 1 महीने से ज़्यादा नहीं रखेंगे, बाहर से आने वाले लोगों को हम बाहर के अलग कमरे में रखेंगे, उसको घर के बातें नहीं बताएंगे। इस तरीके से कुछ तो प्रोटेक्शन मेजर लोगे कि नहीं? तो सेम उसी तरीके से हम दोबारा किसी और कंट्री के जो है गुलाम ना बन जाए, कॉलोनी ना बन जाए करके हमने क्या किया, डेमोक्रेटिक तरीके से जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू कर दिया। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेते समय आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का एक पेज दिया जाता है ना, कि यहाँ पर जो है व्हाइट शर्ट चलेगा और ब्लैक पैंट रहेगा, तो जो शूज पहनोगे वो ब्लैक कलर का होगा, वेडनेसडे को व्हाइट कलर का शूज पहनना है, उसके बाद बाकी दिन जो है आपको इस तरीके का कलर का पहनना है, टाई लगाना है, ब्लेजर पहनना है। इस तरीके से आपको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन बताया जाता है कि नहीं, कि स्कूल में आप तोड़ फोड़ नहीं करोगे, आप स्कूल में अच्छे से पीसफुली रहोगे, तो स्कूल में एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है ना। उसी तरीके से इसी रूल्स एंड रेगुलेशन को आप अप्लाई कर दो पूरे इंडिया के टर्म्स में, ठीक है। सो अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच इट शुड बी रूल्ड इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। स्कूल किस तरीके से चलेगा उसके लिए रूल होता है, उसी तरीके से देश किस तरीके से चलेगा, कंट्री किस तरीके से चलेगी, उसके लिए भी हमारे पास कॉम्बिनेशन और या बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। इसी को जो है क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोला जाता है, ठीक है। मतलब उसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि ये काम करोगे तो ये नुकसान होगा, ये काम करोगे तो ऐसा होगा, ये काम नहीं करना है, वो काम करना है। प्रेसिडेंट जो है क्या करेगा, हेड ऑफ कंट्री रहेगा, प्राइम मिनिस्टर सारे काम को देखेगा, डिफेंस मिनिस्टर ये काम करेगा। इस तरीके से पूरा डिटेल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप ये समझ लो, रूल्स एंड रेगुलेशन का कॉम्बिनेशन, और ये एक तरीके से बुक है ठीक है, जो हमारे इंडिया के लोगों ने इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो है बनाया था। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या पूछ सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय। अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, इसको किसने बनाया, क्या पार्लियामेंट ने बनाया, क्या विधानसभा ने बनाया? तो आंसर है नहीं, इन दोनों ने नहीं बनाया। बनाया किसने था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कितने लोग थे इसमें, किस तरीके से इन्होंने जो है बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली किसने बनाया अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो है बनाया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जो आपस में डिस्कस करते थे और डिस्कस करने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है बनाते थे, ठीक है। सेकंड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इफेक्ट में कब आया था, याद करो, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, इसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। लेकिन कुछ जो पोर्शन है वो 26 नवंबर 1949 को ही अप्लाई हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को जो है हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लेकिन कुछ 8-10 स्पेशल रूल जो थे वो 26 नवंबर को ही हो गए थे। बाकी कंप्लीटली अगर बात करें तो कंप्लीटली कब हुआ था, 26 जन को जो है हुआ था। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ, हमारा इंडिया क्या है, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है, मोनार्की कंट्री है, मिलिट्री रूल कंट्री है? तो आंसर है हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। मोनार्की का मतलब होता है कि एक राजा है, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो मोनार्की नहीं है। उसके अलावा मिलिट्री, क्या यहाँ पे मिलिट्री रूल करती है क्या? नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान में दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी पीछे से सारा काम कौन कंट्रोल करता है, मिलिट्री करता है। तो क्या हमारे यहाँ ऐसा कुछ रोल है क्या? नहीं, मिलिट्री गवर्नमेंट के नीचे काम करती है, ठीक। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो है नीड जो है क्यों हुई। फर्स्ट पॉइंट की कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। In a democratic system, the people get together to create the state according to their need and interest. अब देखो किसी भी जगह पर अगर बहुत सारे लोग होंगे
तो बहुत सारे लोग आपस में मिलकर रहने के लिए कुछ रूल्स बनाएंगे कि हम लोग इस तरीके से रहेंगे, हम लोग इस तरीके से खाएंगे, हम लोग इस तरीके से पिएंगे। तो सेम उसी तरीके से अगर एक कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर हमारे पास एक रूल होना चाहिए। अगर रूल नहीं होगा तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं होंगे। एक तो इसके लिए जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। दूसरा, दे गिव द स्टेट सम पावर टू मैनेज लाइफ इन सोसाइटी सो दैट एवरीथिंग रन स्मूथली। हमारे पास जितने भी लोग हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वाले हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करने वाले हो, कोई भी हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब की लाइफ को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए भी, ताकि ये सब अपना काम अच्छे से कर सकें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। याद करो जब ब्रिटिशर्स होते थे तो वो हमसे क्या करते थे, 16-16 घंटे काम करवाते थे और हमें सैलरी के नाम पर क्या देते थे, बहुत कम सैलरी देते थे। तो ऐसा आगे भी ना हो, जो कम पढ़ा लिखा है उसके मजबूरी का फायदा उठाकर उससे 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम ना कराया जा सके और उसको जो है कोई प्रताड़ित ना करे, उसकी सैलरी भी अच्छी हो, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन हो। इसीलिए जो है क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की जो है जरूरत पड़ी। ठीक है, देखो जो फार्मर्स जो थे उस समय ब्रिटिशर्स के अंडर में, उनको जबरदस्ती जो है नील की खेती करवाने के लिए जो है मजबूर किया जाता था। ठीक है, नील की खेती मतलब जो आप कपड़ा रंगने के लिए यूज करते हो ना, तो उसी तरीके के, और मसालों की खेती करने के लिए जो है क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था। तो ऐसा आगे कोई भी गवर्नमेंट किसी फार्मर को जो है कंट्रोल ना करे, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो है जरूरत जो है पड़ी, ताकि सब अपना काम स्मूथली कर सके। जो फार्मर है वो फार्मिंग कर सके, जो टीचर है वो अच्छे से टीच कर सके, जो बिजनेसमैन है अपना बिजनेस को अच्छे से रन कर सके, इसीलिए जो है जरूरत पड़ी थी। They also defined a set of rules that the state should observe in carrying out its function to ensure that it works for their interest and protects their right. The set of principle, procedure and rules is called the constitution. इसके अलावा गवर्नमेंट बनेगा, कोई एक आदमी होगा ना जो कि पूरे तरीके से सबको रूल्स एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा। बेसिकली चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो पूरे देश को क्या करेगा, रन करेगा। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो गवर्नर जनरल होते थे या वायसरॉय होते थे जो कि सुप्रीम हेड होते थे, सेम उसी तरीके से एक और हमारे यहाँ हेड होगा जिसको पीएम या सीएम जो है हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू डिसाइड who should be given the power to take decision in our society. कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि हम लोग किस पर्सन को पावर दें डिसीजन लेने के लिए। मतलब एक तरीके से आप समझ लो वोटिंग राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प किस तरीके से करता है, बाई वोटिंग राइट्स के थ्रू। हमारे इंडिया में चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, जिसकी एज या तो 18 साल है या 18 साल से ऊपर है, उन सबको वोटिंग करने का राइट्स है। कोई भी कास्टिज्म, कोई भी रिलीजियस बातें यहाँ पर नहीं देखी जाएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह राइट दिया है कि हम किसको वोटिंग करके जो है डिसीजन देने का पावर जो है देना चाहते हैं। हम लोग बीजेपी को देना चाहते हैं, कांग्रेस को देना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को देना चाहते हैं, या किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पावर देना चाहते हैं, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है हेल्प करता है। और हेल्प कैसे करता है, वोटिंग करने के राइट से। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड एंड व्हाट द नेचर ऑफ गवर्नमेंट शुड बी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह भी बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता है कि गवर्नमेंट उसका बनेगा जिसको इंडिया के जो है मेजॉरिटी ऑफ लोग चूज करेंगे। मेजॉरिटी मतलब हमारे लोकसभा में, हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। हमारे लोकसभा में 530 सीट्स के लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है। वैसे लोकसभा में मैक्सिमम जो सीट हो सकता है वो 552 हो सकता है, लेकिन 530 पर जो है क्या होता है, इलेक्शन होता है लगभग। तो 530 में से जो भी मेजॉरिटी लेकर आएगा, मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% प्लस एक एक्स्ट्रा सीट जो भी लेकर आएगा उसी की गवर्नमेंट बनेगी। और ये कहां पर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, और गवर्नमेंट का नेचर कैसा होगा ये भी बताया गया है। क्या ये डिक्टेटरशिप होगा गवर्नमेंट? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट बनेगा वो डेमोक्रेटिक होगा और 5 साल के लिए होगा। 5 साल बाद ऐसा नहीं कि अपने मन मर्जी से जो है वो अगले 5 साल के लिए फिर से क्या करेगा, अब फिर से गवर्नमेंट बनाए रखेगा, ऐसा नहीं है।
हर 5 साल में इलेक्शन होगा, 5 साल बाद जो है डिसीजन होगा कि वही पार्टी फिर से रहेगी, कोई दूसरी पार्टी जो है आएगी। ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट डिफाइंस द बाउंड्रीज विद विच द गवर्नमेंट कैन इनेक्ट एंड इम्प्लीमेंट लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन में साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट किस तरीके से स्कीम बनाएगी, किस तरीके से प्रोग्राम लागू करेगी लोगों के बीच में। गवर्नमेंट अपने मनमर्जी से अपनी बात को पूरा करने के लिए कोई भी जबरदस्ती स्कीम जो है नहीं ला सकता। मतलब जैसे मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है और नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हो, तो वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना देंगे कि सब लोग प्रधानमंत्री को 10-10 रुपए जो है डोनेट करेंगे। ऐसा कोई भी लॉ जो है नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से स्कीम लॉन्च करेगी, वो स्कीम कैसा होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए। ये भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखी गई है। A constitution gives the state the power to create the condition to build a just society to fulfill the aspiration of people। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को मतलब गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि वो कुछ भी ऐसा काम कर सकता है लोगों की भलाई के लिए या सोसाइटी के भलाई के लिए। ठीक है, वो अपने मर्जी से कोई नया स्कीम भी लॉन्च कर सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए जो है होना चाहिए। ये बातें जो है कही गई हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट राइट ये भी गिवन है, हमें फंडामेंटल राइट्स गिवन है। ये बात मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो है हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब जैसे ब्रिटिश के टाइम पे जो है हमें बहुत सारे राइट्स नहीं थे, मतलब जैसे हम गवर्नमेंट के एग्जाम्स में जो है जल्दी से जो है सेलेक्ट नहीं होते थे, हमें अलाउ नहीं था, बड़े बड़े ऑफिसर रैंक पर इंडिया के लोग जो है जल्दी से इलेक्ट नहीं होते थे। लेकिन अब कोई भी आदमी जो है क्या हो सकता है, गवर्नमेंट का कितना भी बड़ा पोस्ट क्यों ना हो वहां पर इलेक्ट हो सकता है। पहले सबको वोटिंग करने का राइट नहीं था, लेकिन अब हमें फंडामेंटल राइट है कि हम वोटिंग कर सकते हैं, हम अपने मर्जी से दुकान खोल सकते हैं, अपने मर्जी से स्कूल चला सकते हैं, अपने मर्जी का काम कर सकते हैं, कोई हमें रेस्ट्रिक्ट जो है नहीं करेगा। ये सब के लिए जो है हमें किसकी जरूरत पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो है जरूरत जो है पड़ी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से है कि गवर्नमेंट को, लोगों को गाइड करता है कि क्या चीज आपको करनी है, गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी कि क्या चीज आपको नहीं करनी है, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। सरकार हमारे लिए जो अधिकार हैं, हमारे लिए जो राइट्स हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो फंडामेंटल राइट्स कहलाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ अधिकार है तो हमारी कुछ ड्यूटी भी होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी जो है लिखी गई है। बेसिकली एक तरीके से स्कूल का जो है जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होता है ना, कि स्कूल में किस तरीके से एग्जाम होगा, कितने नंबर वाले पास होंगे, कौन सा ड्रेस पहनकर आना है, कौन सा ड्रेस पहनकर नहीं आना है, कितना बजे छुट्टी होगा खाना खाने का, कितना बजे फाइनल छुट्टी होगा, जिस तरीके से एक प्रिंसिपल डिसाइड करता है ना, उसी तरीके से आप समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसी तरीके से पूरे देश में किस तरीके की बातें होंगी, किस तरीके के स्कीम होंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट चलेगी, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा हुआ है। और हमारे इंडियंस लोगों के लिए सबसे जो बड़ा चीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर इतना बड़ा बुक है या इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है तो इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये कैसे लागू हुआ। तो जहां जहां पर मैंने रेड कलर से जो है हाईलाइट किया है वो पॉइंट्स आपको याद रखने, वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो, The first such law for India was passed by the British Parliament called Regulating Act 1772 and 1773। मतलब ब्रिटिशर्स का जब हमारे यहाँ कंट्रोल था तो हमारे यहाँ सबसे पहले ब्रिटिश ने जो है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया में किस तरीके से रूल्स होंगे, किस तरीके से रेगुलेशन होंगे, उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिस तरीके से आज हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, उसी तरीके से ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, वो डिसीजन लेती थी कि हमारे इंडिया में क्या होगा। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो है 1772-73 में जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक बेसिक लॉ दिया, बेसिक एक्ट दिया कि इंडिया में किस तरीके से गवर्नमेंट जो है चलेगी। तो सबसे पहले जो शुरुआत मानी जाती है वो रेगुलेटिंग एक्ट से मानी जाती है, जो कि ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के लोगों के लिए जो है बनाया था। ठीक है, At the end of 19th century, Indians were given a limited political role by being allotted to contest election to the municipalities and the other local bodies। फिर और भी लोगों ने डिमांड करना चालू किया, लोग पढ़े लिखे होने लगे, लोगों ने अपने राइट्स की बात की। तो 19th सेंचुरी के एंड में, बेसिकली मोर स्पेसिफिकली 1892 के आसपास से जो है इंडिया के कुछ लिमिटेड लोगों को जो है क्या किया गया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया।
इससे पहले इंडिया के लोग इंडिया में ही इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, सोच सकते हो ऐसा कंडीशन था। लेकिन 1892 के आसपास से जो है कुछ ही लोगों को, ऐसा नहीं कि सबको, कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसा नहीं, कुछ कंडीशंस के साथ जो है ब्रिटिशर्स ने जो है हमें फ्री किया कि आप इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, जो लोकल बॉडीज होती है ना, जैसे नगर निगम, क्या बोलते हैं, नगर परिषद, इस तरीके से लोकल बॉडीज के लिए लड़ सकती थी, फाइनल गवर्नमेंट के लिए नहीं लड़ सकती थी। At the end of First World War, when a democratic wave spread through the most countries across the globe, अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? फीमेल्स के लिए हुआ था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हुआ ना, फीमेल्स को तो बेनिफिट हुआ, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज के में अब ये डिमांड उठने लगी कि अब हमें भी जो है क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये तो और भी ज्यादा जो है क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया जो है एकदम ठान कर बैठा था कि हमें इंडिपेंडेंट जो है लेना है, ब्रिटिशर्स को यहां से भगाना है करके, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर का भी काफी ज्यादा इंपैक्ट रहा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। In 1928, India's political parties jointly constituted a committee under the chairmanship of Motilal Nehru to draft a constitution for India. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 1920s के आसपास से ही जो है क्या हुआ था, हमें अपने राइट्स मांगने चालू कर दिए थे। हम लोग चाहते थे कि इंडिया के लोगों के लिए इंडिया वाले ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, मतलब हम लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, हम लोग अपने लिए ही रूल बनाएं, कोई दूसरा बाहर का आदमी हमारे लिए जो है क्या करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएगा, ये हम लोग बोलने लगे। तो उसी समय जो है 1928 में हमारे इंडिया में उस समय जो भी छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई थी, सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हुए, क्योंकि जब हम लोग ब्रिटेन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे तो ब्रिटेन हम पर हंसते थे, वो बोलते थे कि तुम लोग तो अनपढ़ गंवार और बिना पढ़े लिखे हो, तुम लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे अपने लिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या क्या हमें चैलेंज किया, ठीक है, चैलेंज किया कि उन्होंने बोला कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। उस चैलेंज को जो है हमारे इंडिया के लोगों ने जो है, अगर बोला जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है उस समय इसको एक्सेप्ट किया, और मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, जवाहरलाल नेहरू कौन है, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के जो फादर है मोतीलाल नेहरू, इनके लीडरशिप के अंडर में जो है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हुई, और इन्होंने पहले जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो है ट्राई जो है किया, क्योंकि चैलेंज कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, बोला था बना कर दिखाओ। अब कोई चैलेंज कर देगा तो हम इंडिया वाले पीछे थोड़ी रहेंगे, हमने भी इसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना के जो है ब्रिटिशर्स को जो है बता दिया। The committee submitted its report on August 10, 1928. The main provision of the draft were, और जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने लिए, उसमें हम लोग जो है मेन प्रोविजन जो डाले थे वो ये था। तो पहले देखो 1772 1773 में जो है ट्राई ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए लेकर आया, फिर उसके बाद 1892 में हमें कुछ और राइट्स मिले कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट हुआ, फिर 1928 में हम लोगों को चैलेंज किया गया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के बताओ, तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के बताया। फिर इसके बाद बहुत सारे और भी है, एकदम डिटेल में है। पहले क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के अंडर में जो है फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है। तो उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत लंबा है, जिसको हमने चैप्टर में जो है डिटेल से पढ़ा है। तो ये रिवीजन है, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बनाया, उसमें क्या क्या जो है बातें थी। पहला था an autonomous government with the dominion status under the British elected by adult men and women। पहली बात जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कही गई कि हमारे लिए इंडिया का जो गवर्नमेंट बनेगा वो ऑटोनोमस बनेगा। ऑटोनोमस बनेगा मतलब हेड जो होगा वो ब्रिटेन ही रहेगा, लेकिन बाकी सारे जो काम है अपने इंटरनल मैटर जो है वो हम इंडिया वाले ही संभालेंगे। मतलब एक तरीके से समझ लो कि जो फॉरेन रिलेशन है, जो डिफेंस की बातें हैं, ये सब ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल करेंगे, लेकिन इंडिया के अंदर में कितना टैक्स लगेगा, किसको नौकरी दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, ये सब के लिए हमें इंडिया के लोगों को जो है गवर्नमेंट बनाने का जो है फ्रीडम हमें दिया जाए, ये बातें कही गई। और जो इंडिया के अंदर में जो इंडिया के लोगों के लिए जो गवर्नमेंट बनेगी, वो गवर्नमेंट जो है यहाँ के जो मेन और जो वुमेन हैं वो इलेक्शन के थ्रू जो है क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये बात जो है पहले उसमें लिखी गई। मतलब बाहर किस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन क्या होंगे, डिफेंस क्या होगा, ये सब हमें नहीं चाहिए, ये सब ब्रिटिशर्स ही देख लें। हमें सिर्फ चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर में क्या चीज होगा, क्या चीज नहीं होगा, इंटरनल मैटर के लिए हमें ही गवर्नमेंट चलाने का परमिशन दिया जाए। और ये जो गवर्नमेंट बनेगी ये लोगों
लोगों के वोटिंग के थ्रू बनेगी, ये बात कही गई। दूसरा बात मोतीलाल नेहरू के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज का मतलब जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, जिनका नंबर जो है एज कंपेयर टू इंडिया में हिंदू के कंपैरिजन में जो कम है, उनको जो है उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी। उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी मतलब उनको जो है कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे, ये भी बातें जो है इसमें कही गई। फिर उसके बाद तीसरा बात ये कहा गया सिटीजन्स राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन सेकुलरिज्म, ये सब बातें भी जो है कही गई। गवर्नमेंट में मोतीलाल नेहरू ने ये भी कहा कि जो हमारा इंटरनल गवर्नमेंट बनेगा उसमें हमारे यहाँ के लोगों को अपनी बात को कहने का अधिकार होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप रोड में आज खड़े होकर किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो ना, बाद में पुलिस एक्शन होगा वो अदर चीज है, लेकिन आप रोड में खड़े होकर स्पीकर में आप कुछ भी बोल सकते हो। पहले ये राइट्स नहीं था। अगर आप कहीं पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ भी बातें बोल देते थे तो सीधा ब्रिटिशर जेल में उठाकर जो है रख देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें अपनी बात को कहने का अधिकार मिलना चाहिए, ये उस कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई। साथ ही साथ जिस आदमी को जो रिलीजियस फॉलो करना है वो रिलीजियस फॉलो करने का फ्रीडम होना चाहिए, ये भी बात कही गई। याद करो जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे तो वो क्या कहते थे, वो ईसाई धर्म को या क्रिश्चियनिटी को क्या करते थे, प्रमोट करते थे। लोगों को बोलते थे कि क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करो, और बहुत सारे कन्वर्ट करने की बातें भी जो है कही जाती थी। तो ऐसा नहीं चाहिए हमें। जो आदमी हिंदू को अपनाना चाहते हैं वो हिंदुइज्म को यूज करे, जो मुस्लिम के लिए यूज करना चाहते हैं मुस्लिम के लिए, जो सिख धर्म को फॉलो करना चाहते हैं वो सिख को करे, जो जिसका मर्जी है वो उसको जो है फ्रीडम होना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि हमें पीसफुल असेंबली बनाने का अधिकार भी होना चाहिए। याद करो जलियांवाला इंसिडेंट क्या हुआ था, आप सबने सुना होगा कि एक जो है गार्डन है, उस गार्डन में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे पीसफुल असेंबली के लिए, बातचीत करने के लिए, जहां पर जनरल ओडायर ने क्या किया था, वहां पर जो है गोली चलवा दी थी और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो अब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। हमें आराम से शांतिपूर्वक कहीं पर भी जो है असेंबली जो है कलेक्ट करने की जो है परमिशन जो है होनी चाहिए। आज की डेट में है कि नहीं, आप कलेक्टर को एक एप्लीकेशन देकर कहीं पर भी जो है आप 10, 15, 20, 100 लोग, 200 लोग जो है परमिशन के साथ आप क्या कर सकते हो, आप जो है धरने पर बैठ सकते हो। ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो करके। तो पहले ऐसा नहीं था। तो अब ये राइट्स जो है मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये हमें मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। इसके अलावा हमें एसोसिएशन बनाने का राइट्स होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में पहले एसोसिएशन जो बनते थे बहुत ही कम बनते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो आज के डेट में आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, अपनी खुद की कंपनी बना सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। वो पहले नहीं थे। वो जो है बातें जो है मोतीलाल नेहरू ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है कही। फिर इसके बाद चौथी बात यह कही गई रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर जो है अलग अलग स्टेट्स बनाए जाए। ये सारी बातें जो है मोतीलाल नेहरू ने हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो चैलेंज किया गया था उसमें ये बातें जो है कही। और ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो बातें हैं या मोतीलाल नेहरू ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो ट्राई किया, इस ड्राफ्ट को इन 4 पॉइंट्स के साथ जो ब्रिटेन को सबमिट किया गया। ब्रिटिशर्स को बोला गया कि हमें ये 4 राइट्स दे दो, बाकी आप रख लो करके। ठीक है, हालांकि फिर इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया ब्रिटिशर्स ने। फिर बाद में 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फिर हमारे लिए जो है क्या किया, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया। तो जब ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया तो मोतीलाल नेहरू ने उसको एक्सेप्ट भी किया था, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, इसके लिए ट्राई भी जो है किया था। ठीक है, तो एक बार रिविजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। देखो मैं वापिस से बोल रहा हूँ, इसमें मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ रिविजन। अगर डिटेल में पढ़ना है एक एक चीज कैसे हुआ था तो वो चैप्टर के वीडियो टेलीग्राम में यूट्यूब में जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर जो है क्या कर सकते हो, डिटेल में एकदम पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले आज क्या पढ़ा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। ब्रिटिशर्स से जो है इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स जो है लिखे हुए होते थे। और इसको किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था।
कब ये इफेक्ट हुआ था? 26 जनवरी को जो इफेक्ट हुआ था। और हमारी यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो कैसी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। फिर हमने पढ़ा कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम लोग अपनी जरूरत और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, उसके लिए चली। लोग स्मूथली अपने काम को कर सके, कोई इसमें डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, उसको डिसाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। वोटिंग का राइट्स मिलना चाहिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कही गई। इसके अलावा गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम लॉन्च करेगा, किस तरीके का काम करेगा, ये भी इसमें कही गई। इसके अलावा जो है लोग जो है किस तरीके से, मतलब गवर्नमेंट बेसिकली लोगों के भलाई के लिए किस तरीके से काम करेगा, इसको जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो है जरूरत पड़ी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? तो सबसे पहले 1772-1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे लिए एक जो है ड्राफ्ट बनाकर भेजा था, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद 1892 में कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ कि हमें कुछ लिमिटेड लोगों को वोटिंग करने का राइट्स दिया गया। फिर इसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने हमें चैलेंज किया कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। तो मोतीलाल नेहरू ने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के जो है ब्रिटिशर्स को जो है क्या क्या सबमिट किया। और इसमें 4 बातें कही गई थी। 4 बातें क्या थी कि पहले हमें ऑटोनोमस गवर्नमेंट चाहिए, अपने इंटरनल मैटर को हम ही लोग रिजॉल्व करेंगे आपस में। माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बातें कही गई। इसके अलावा हमारे फ्रीडम की बातें कही। इसके अलावा लैंग्वेज के बेसिस पर जो है क्या बातें कही गई, स्टेट्स बनाने की जो है बातें जो है कही गई। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है किस तरीके से बनी और कितने लोग थे, किस तरीके से ये जो है वर्क करते थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वापस से डिटेल में अगर आपको चैप्टर पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हो, ये रिवीजन है। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको टेलीग्राम में ये इसका PDF जो है अवेलेबल करा दूंगा।